आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भोजन और पोषण के बारे में, जो कि अमूमन हर प्रतियोगिता परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। भोजन और पोषण को जब पढ़ते हैं तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले भोजन क्या है, पोषण क्या है और पोषक तत्व क्या है। तीन चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला भोजन, जो कुछ भी हम शरीर की वृद्धि विकास के लिए, दैनिक उपापचयी क्रियाओं की के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति के लिए बाहर से जो भी खाते पीते हैं वो सब भोजन के अंतर्गत आता है। ये जो भोजन होता है ये भिन्न भिन्न पदार्थों का बना होता है, यानी इसमें बहुत सारे अवयव होते हैं, उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कहते हैं यानी भोजन, उसके जो घटक हैं उनको हम कहेंगे पोषक तत्व। और भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, जिसमें हम बाहर से भोज्य पदार्थों को शरीर में अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण के पश्चात उसमें पाचन होता है, शरीर के अंदर पाचन तंत्र में। पाचन के पश्चात उसका स्वांगीकरण यानी शरीर में उसका अवशोषण होता है, जिससे वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन सके। तो पोषण वो पूरी प्रक्रिया है जिसमें बाहर से भोजन को लेकर शरीर के अंदर पाचन और पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो भोजन का ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यदि हम जंतुओं में पोषण की बात करें तो ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण भोजी या होलोजोइक पोषण। होलोजोइक पोषण का मतलब है कि भोजन को मुख से ग्रहण करने के बाद उसका पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण होता है, पूर्ण भोजी पोषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य और सारे जो जंतु हैं वो सभी इसी प्रकार का पोषण करते हैं, यानी पूर्ण भोजी प्रकार का पोषण करते हैं। दूसरा प्रकार का पोषण है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पोषण से तात्पर्य है सड़े गले पदार्थों का पोषण के रूप में, पोषण में प्रयोग में लेना। यानी जैसे जीवाणु, कवक जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, मृतोपजीवी प्रकार का पोषण कहते हैं। तीसरे प्रकार का पोषण है परजीवी। परजीवी पोषण में जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, यानी वो भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लीच या फिर जू, जो कि दूसरे जीवों से पोषण लेते हैं। या आपने एक नाम सुना होगा एस्केरिस, ये दूसरे जीवों से अपना पोषण लेते हैं, इसलिए इनको हम परजीवी जीव कहते हैं। अब यदि हम पूर्ण भोजी पोषण की बात करें तो पूर्ण भोजी या होलोजोइक पोषण में जंतुओं को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। शाकाहारी जीव जो अपना पोषण वनस्पतियों से लेते हैं, जैसे बकरी, हिरण, यानी ये क्या खाते हैं? वनस्पति पदार्थों को। दूसरे जीव हैं मांसाहारी, जो दूसरे जीवों को खाते हैं, जैसे शेर, मोर, बाघ आदि। फिर सर्वाहारी, मनुष्य को सर्वाहारी में भी रखा जाता है, वो मांस भी खा सकता है और शाक भी, यानी वनस्पतियों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि भोजन के घटक तत्व क्या क्या हैं, भोजन में के अवयव क्या क्या हैं। भोजन के जो घटक तत्व हैं उनको कहते हैं पोषक तत्व।
इन पोषक तत्वों को यदि हम मोटे तौर पर देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक कार्बनिक पोषक तत्व, दूसरा अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत हम रखते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन को मेनली, और इसके अलावा एंजाइम्स दिए हैं, लेकिन वो मेनली हम देखें तो कार्बनिक पोषक तत्वों के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन को रखते हैं। दूसरा जो वर्ग है वो है अकार्बनिक पोषक तत्व, जिसके अंतर्गत हम जल और खनिज लवणों को रखते हैं। खनिज लवणों में हम मेनली जो देखेंगे हम कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, लौह तत्व है, आयरन, सोडियम है, आयोडीन है। इसमें जो ये दो हैं जल और खनिज लवण, इनको हम अकार्बनिक पोषक तत्व कहते हैं। बाकी सभी जो पोषक तत्व हैं वो क्या है? कार्बनिक पोषक तत्व हैं। हम जब पोषक तत्वों की बात करते हैं तो इसके वर्गीकरण का एक आधार और होता है। उसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये जो है ये तीन, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीन जो तत्व हैं, यौगिक हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरे प्रकार के हैं शरीर की मरम्मत और वृद्धि करने वाले पदार्थ। तो शरीर की मरम्मत यानी दैनिक जो शरीर में टूट फूट होती है उसका पुनर्भरण, उसका पुनर्भरण करने वाले पदार्थ है प्रोटीन। यानी हम देखें कि शरीर की मरम्मत एवं निर्माण करने वाले पदार्थ के रूप में हम किसको देखते हैं? प्रोटीन को। हमेशा एक प्रश्न इस पर हमेशा बनता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर की मरम्मत और निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो आपका उत्तर हमेशा होना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत और निर्माण करने वाले पदार्थ। तीसरा जो वर्ग बनेगा वो बनेगा हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ या रोगों से बचाव करने वाले पदार्थ। तो रोगों से सुरक्षा या बचाव करने वाले पदार्थ हमारे हैं विटामिन और खनिज। विटामिन जो होती हैं ये हमारी रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं या हमारे शरीर की जो प्रतिरोधकता क्षमता होती है उसको बढ़ाती हैं। अब जब हमने भोजन देख लिया कि भोजन के रूप में हम जो भी चीजें खाते हैं, आप चाहे वनस्पति पदार्थों से प्राप्त होने वाली साग सब्जी, अनाज हो या जीवों से प्राप्त होने वाला मांस, अंडे, दूध जैसे अवयव हो, सभी को भोजन के अंतर्गत मानते हैं। और जब हम देखते हैं कि इसके घटकों की बात, तो हमने देखा कि मुख्य रूप से इसके 6 घटक थे। पहला प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा खनिज लवण, पांचवा विटामिन और छठा जल। तो अब ये देखते हैं कि अक्सर हम सुनने में आता है कि संतुलित भोजन शब्द। संतुलित भोजन से क्या तात्पर्य है? संतुलित भोजन किससे कहेंगे? तो ऐसा भोजन जिसमें वे सभी आवश्यक अवयव जो मनुष्य की शारीरिक क्षमता और कार्य की सक्रियता यानी शारीरिक सक्रियता, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को अक्षुण्ण रखने तथा उसमें अभिवृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। तो संतुलित आहार के 6 अवयव होंगे। पहला प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा खनिज लवण, पांचवा विटामिन और छठा जल। तो जब ये सभी तत्व शरीर के लिए आवश्यक मात्रा और उचित अनुपात में हो तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। यानी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और जल जब शरीर के लिए आवश्यक और उचित मात्रा में हो भोजन में तो उसे संतुलित भोजन कहेंगे। क्योंकि हमारे शरीर है उसमें हम देखें तो मुख्य रूप से ये 6 तत्व ही मिलते हैं। और यदि हम अपने शरीर के भार के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा होता है जल, जो कि 65 से 75% होता है, और
लगभग प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में या ज्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन आता भी रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 75%। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 75% होती है। यानी उसका जो भी शरीर का वजन है उसका 65 से 75% जो भाग होगा उसका बना होगा जल का होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे शरीर का घटक है, अवयव संगठक पदार्थ है, वो है प्रोटीन। हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। वसा तीसरे स्थान पे आती है, हमारे शरीर में लगभग 12% वसा होती है। चौथे स्थान पे आएगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि लगभग हमारे शरीर का 1% भाग बनाता है। खनिज और विटामिन मिलकर हमारे शरीर का लगभग 7% भाग बनाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि शरीर में मानव के शरीर में या जीवों के लगभग सभी सजीवों के शरीर में 65 से 75% जल होता है, 12% वसा होती है, 15% प्रोटीन होती है, 1% कार्बोहाइड्रेट होती है और 7% खनिज तथा विटामिन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा यदि हम संतुलित भोजन ना लें, यानी जो संतुलित भोजन के अवयव हैं वो उचित मात्रा में ना हो या उचित अनुपात में ना हो, तो क्या होगा? तो शरीर कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो कुपोषण क्या है? जब हम लंबे समय तक पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसे कुपोषण कहते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो हम ये समझे कि कुपोषण के दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो यह है कि सभी पोषक तत्वों का भोजन में पर्याप्त मात्रा में न मिलना। पहला क्या हो सकता है कि सभी पोषक तत्वों का भोजन में पर्याप्त मात्रा में न मिलना। दूसरा, बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं होना। यानी किसी के अंदर बुरी आदतें हैं, वो नशे का आदी है, उसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, शारीरिक श्रम नहीं कर रहा है, तो वो जो भोजन लेगा वो यदि संतुलित भी है तो उसके अंदर शरीर को उसमें से जो आवश्यक अवयव हैं उनकी पूर्ति नहीं होगी। तो ये भी एक कुपोषण का कारण हो सकता है। अब हम देखें कि कुपोषण तो हो गया कि जब लंबे समय तक पोषण में किसी एक या अधिक तत्व की पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। तो क्या होगा? कुपोषण फिर किस किस प्रकार का हो सकता है? हम देखें कुपोषण के प्रकार, तो कुपोषण 3 प्रकार का हो सकता है। पहला, विटामिन की कमी से होने वाला कुपोषण, जिसको विटामिन कुपोषण कहेंगे। दूसरा, प्रोटीन कुपोषण, यानी जब शरीर में उचित मात्रा और उचित अनुपात में प्रोटीनों की पूर्ति ना हो तो प्रोटीन से संबंधित कुपोषण हो जाएगा। और यदि खनिजों की पूर्ति उचित मात्रा में ना हो तो खनिजों का कुपोषण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अलग अलग एक एक पोषण के अवयव हैं, यानी पोषक तत्व हैं, उन तत्वों की हम बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। तो पहला जो पोषक तत्व था, हमने जब देखे कि 6 पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो उनमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं और शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 75% जो पूर्ति है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा की जाती है। हमने पहले देखा कि जब हम पोषक तत्वों का वर्गीकरण करते हैं तो पहले प्रकार के पोषक तत्व में ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व
उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा और तीसरा प्रोटीन। जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बनिक पदार्थ है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। यानी ये केवल तीन तत्वों के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो शब्द है ये भी इसके संगठन की वजह से है। कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट यानी जल, और जो कि बना होता है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसलिए कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। इसमें यदि रासायनिक रूप से देखा जाए तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसका सामान्य अनुपात 1:2:1 होता है। और यदि हम इनके स्रोत की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो हम दिन प्रतिदिन भोजन में ले जो लेते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, आलू है, शकरकंद है, बाजरा है, फल है, दूध है, इन सब से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के यदि हम कार्य देखें तो ये ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। कुछ जीवों में जो बाह्य कंकाल है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा यानी जो कीट होते हैं उनके शरीर के ऊपर जो कठोर आवरण होता है वो किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तीसरा, जो पौधों की कोशिकाएं हैं, पादप कोशिका है, उसकी जो कोशिका भित्ति है उसके निर्माण में कार्बोहाइड्रेट भाग लेते हैं। इसके अलावा जो आनुवांशिक पदार्थ हैं जैसे डीएनए, आरएनए, तो इनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या काम करता है, एक तो ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल बनाने का काम करता है, पौधों की कोशिका की भित्ति के निर्माण में भाग लेता है और आनुवांशिक पदार्थ के निर्माण में भी भाग लेता है। यदि हम मानव आवश्यकता की बात करें कि प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, तो 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन आवश्यक होता है। निर्भर करता है कि मनुष्य की दिनचर्या कैसी है। यदि पैसिव है, उसकी ज्यादा सक्रिय नहीं रहता है, तो उसको कम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी। और यदि वो ज्यादा सक्रिय रहता है, ज्यादा हार्ड वर्क करता है, तो उसके लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी। अब हम कार्बोहाइड्रेट की बात किए क्या होता है। यदि हम इसके प्रकार की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला, मोनोसेकेराइड। आप ये देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है ये यौगिक बहुलक के रूप में होते हैं। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट बहुलक के रूप में होते हैं, यानी आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हो तो एक लकों से मिलकर बने हुए होंगे। लेकिन हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की तो हम पाते हैं कि पहला क्या है, मोनोसेकेराइड, यानी जो एकलक है, जो एक ही अणु के बने हुए सिंगल एक आणविक संरचना के हैं, उनको मोनोसेकेराइड्स कहेंगे। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इत्यादि। तो ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। इनका और जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा किसकी, एक इकाई के बने होते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। यदि हम ग्लूकोज जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य रूप से कार्य करता है,
इसके बाद आता है भोजन का दूसरा यानी अवयव या घटक जो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे भोजन के मुख्य घटकों में से सबसे महत्वपूर्ण, एक तरह से कहें जो हमारी शरीर की वृद्धि, विकास और उसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। प्रोटीन जो शब्द है ये दिया था वर्जीलियस ने। प्रश्न बनता है इस पर भी कि प्रोटीन शब्द किसने दिया, तो उत्तर होगा या हमारा जवाब होगा वर्जीलियस ने। प्रोटीन भी बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। इसके अलावा जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स में मिलता था, प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तत्व होगा वो होगा नाइट्रोजन, बहुत सी प्रोटीनों में सल्फर, फास्फोरस। तो प्रोटीन जो है मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। लेकिन बहुत से जो प्रोटीन है उनमें क्या क्या, सल्फर भी पाया जाएगा, फास्फोरस भी पाया जाएगा। ये जो प्रोटीन है ये अत्यधिक जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। कई परीक्षाओं में मैंने देखा है प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नाइट्रोजन युक्त होता है, और उसमें दिया होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जवाब होगा, प्रोटीन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, वसा में भी जनरली नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है नाइट्रोजन, प्रोटीन के अंदर। ये जो प्रोटीन है ये भी बहुलक है। जैसे पॉलीसैकेराइड्स जो थे, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, वो क्या है, बहुत सारे एकलक इकाइयों से बने हुए बहुलक अणु हैं। ऐसे ही ये जो प्रोटीन है ये भी एकलकों के बने हुए बहुलक हैं। और एकलक इनमें क्या कहलाते हैं, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन के एकलक को क्या कहते हैं हम, अमीनो एसिड। तो बहुत सारे अमीनो एसिड श्रृंखलाबद्ध होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन के स्रोतों की बात करें तो मुख्य रूप से यदि आप शाकाहारी हैं तो सबसे अच्छे प्रोटीन के स्रोत आपके लिए क्या होंगे, दालें होंगी। क्या होंगी, दालें। दालों में आपकी सोयाबीन हो सकती है, उड़द, मूंग, मसूर, जितनी भी दालें हैं वो सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा मांसाहारी है कोई तो उसके लिए मछली अच्छे प्रोटीन का स्रोत है, अंडा है, पनीर है, ये सब क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं। तो प्रोटीन के स्रोत के रूप में सोयाबीन, दालें, मछली, अंडा, मटर, सेम, पनीर आदि। तो ये भोजन में प्रोटीन के स्रोत के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। यानी हमारे जो शरीर में दिन प्रतिदिन जो टूट फूट होती रहती है शारीरिक क्रियाओं से, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं से, उनकी प्रतिपूर्ति करते हैं प्रोटीन। तो हमारे शरीर में एक तो वृद्धि के लिए और दूसरा दैनिक टूट फूट जो होती है उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं। पहली बात, प्रोटीन किसके बने होते हैं, एमिनो अम्लों के। दूसरी बात, प्रोटीन के घटक क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कई बार सल्फर और फास्फोरस। सल्फर को एस से लिखते हैं, फास्फोरस को पी से लिखते हैं। तो CHONS और P ये तत्व मिलेंगे किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से कि जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे तत्व है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक या पदार्थ हैं। फिर स्रोत की बात करें, आपसे यदि प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और आपको बहुत सारे दे दिए जाएं, फल, सब्जी, गेहूं और सोयाबीन, तो क्या होगा, सोयाबीन। सोयाबीन
प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। तो प्रोटीन के स्रोत के लिए कौन कौन से स्रोत है? सोयाबीन, दाल, मछली, अंडा, मटर, सेम, पनीर आदि। ठीक है। और ये प्रोटीन क्या काम करती है हमारे शरीर में? एक तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर में जितनी भी वृद्धि होती है वो, यानी ये क्या है, हमारे शरीर का संरचनात्मक अवयव है। हमारे शरीर की जो संरचनाएं बनी है वो प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा, जो हमारी दैनिक शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए भी ये आवश्यक है। प्रोटीन यदि भोजन में आवश्यक मात्रा में ना हो तो हमारे शरीर में प्रोटीन से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जिसको हम प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। और उससे मुख्यतः दो बीमारियां होती हैं जो कि बच्चों में ज्यादातर होती हैं, क्वासी और कोर। क्वासी और कोर। और दूसरी, जब प्रोटीन और कैलोरी यानी ऊर्जा दोनों की कमी हो तो मैरस्मस। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने योग्य, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो क्वासी और कोर। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो क्वासी और कोर। लेकिन जब प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि बच्चों में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी से, प्रोटीन के साथ साथ किसकी कमी हो? ऊर्जा भी की भी कमी हो, यानी वो कार्बोहाइड्रेट भी कम लेता हो, तो कौन सा रोग होगा? तब आपका उत्तर होना चाहिए मैरस्मस। थोड़ा अगली स्लाइड पर हम देखेंगे कि क्वासिकोर रोग के क्या लक्षण हैं और मैरस्मस के क्या लक्षण हैं। क्वासिकोर किसकी कमी से होगा? केवल प्रोटीन की, जब हमारे भोजन में कमी हो, यानी खासकर किसमें होता है? बच्चों में होता है। और जब प्रोटीन के साथ साथ लंबे समय तक ऊर्जा की भी कमी हो, यानी हम क्या कार्बोहाइड्रेट भी कम ले रहे हो, तो कौन सा रोग हो जाएगा? मैरस्मस रोग। हमने पहले भी देखा है और फिर भी हमारे शरीर का जो 15% भाग है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। लगभग सभी सजीवों में इतना ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वो रहेगा उनके शरीर में, ज्यादा फर्क नहीं आता है, थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन अमूमन 15% भाग जंतुओं का किससे बना होता है? प्रोटीन से निर्मित होता है। अब हम देखें कि प्रोटीन कई पदार्थों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है या उनमें अलग अलग तरीके का पाया जाता है। जैसे दूध की बात करें तो दूध में जो पाए जाने वाला प्रोटीन है उसको कहते हैं कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है? कैसीन प्रोटीन मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर की, जैसा कि हमने देखा, प्रोटीन हमारे शरीर के क्या है? संरचनात्मक घटक है। हम, आपके नाखून है शुद्ध प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। आपके बाल किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। ठीक है। तो त्वचा और नाखून के निर्माण में जो सहायक प्रोटीन है वो कौन सी है? केराटिन प्रोटीन। कौन सी? केराटिन प्रोटीन। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसिन प्रोटीन। आपके नाखून, बाल, इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो केराटिन प्रोटीन। इसके अलावा सभी जो एंजाइम हैं आपके शरीर में, जो आपकी उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, आपके शरीर के जो चयापचय है उसमें भाग लेते हैं, वो सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एक कहावत भी है कि सभी प्रोटीन एंजाइम हों, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी एंजाइम है वो सब क्या होंगे? प्रोटीन होंगे। एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा आपकी जो प्रतिरक्षा में भाग लेने वाले हैं एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी, वो भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो एंजाइम, सभी एंजाइम, एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी, एंटीजन्स और आरएच फैक्टर आदि किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हमने अभी देखा, दो बीमारियों का नाम देखा, वो जो कि प्रोटीन की कमी से होते हैं। कौन से? क्वासियोर और मैरस्मस। यानी जब आपके शरीर में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो तो व्यक्ति क्या होगा? प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और वही दो रोग होंगे उससे, कौन से? क्वासी और कोर होंगे। ये किसकी कमी से होगा? केवल प्रोटीन की कमी से। किससे होगा? केवल प्रोटीन की कमी से। इसके लक्षण क्या होंगे? बच्चे का पेट फूल जाएगा। बच्चे का पेट कैसा हो जाएगा?
फूल जाएगा। उसके अलावा दूसरा इसका जो लक्षण होगा वो होगा भूख कम लगना, स्वभाव का चिड़चिड़ा रहना, त्वचा पीली और शुष्क तथा काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। दूसरी जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है वो है मैरस्मस। मैरस्मस में जब लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहे और साथ में ऊर्जा की भी पूर्ति ना हो तो मैरस्मस रोग होगा। इसमें शरीर आपका दुर्बल होगा, बच्चे बहुत ही दुर्बल, जिसमें उनकी त्वचा उनकी हड्डियों से छूटने लगती है, आंखें अंदर की ओर धंस जाएंगी। ये दो चित्र हैं जो कि आपकी प्रोटीन से होने वाले रोगों को दर्शाती हैं। पहली जो केवल प्रोटीन की कमी से होती है, क्वासियोरकोर, जिसमें बच्चे का पेट क्या होगा, फूल जाएगा और त्वचा कैसी हो जाएगी, शुष्क और पीली। दूसरा, जब लंबे समय तक प्रोटीन और प्रोटीन के साथ साथ किसकी कमी रहे, ऊर्जा की भी कमी रहे, तो बच्चे का शरीर दुर्बल हो जाएगा, आंखें धसी हुई। तो ये दोनों बीमारियां हैं जो प्रोटीन के कुपोषण से होती है। भोजन का अगला अवयव है वसा। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाला यौगिक है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हमने जब शुरू में देखा कि भोजन के जो अवयव है उनमें से ऊर्जा देने वाले अवयवों में पहला देखा था हमने कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था वसा। ये भी शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। जो हमारे शरीर में ऊर्जा है, यदि हमें तुरंत ऊर्जा हमारे शरीर को आवश्यक है तो वो मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से, और यदि हम लंबे समय तक हमारे शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना होता है तो वो होता है वसा के रूप में। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक है, लेकिन इसमें जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1, वैसा वसा के अंदर नहीं होता। इनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये है वसा। वसा जो होती है ये जल में अघुलनशील होती है, लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम पदार्थ आदि में ये घुलनशील होंगी। तो वसा क्या होंगी, कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होंगी, जल में अघुलनशील होंगी। वसा हमारे शरीर का लगभग 12% भाग बनाते हैं। हमारे शरीर में आपने देखा सबसे पहले जल कितना बनाता है, 65 से 75% भाग जल बनाता है। 15% भाग आपका प्रोटीन बनाता है और 12% भाग आपके शरीर का बनाता है वसा। कई बार इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपके शरीर में जल की मात्रा या जल कितना भाग होता है, तो हमेशा जल 65 से 75% के बीच में वेरी करेगा। प्रोटीन आपका 15% रहेगा, वसा आपका 12% रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वसा जो होती है हमारे शरीर में, वसा 1 ग्राम जो वसा होती है वो ऊर्जा के रूप में जब प्रयुक्त होती है तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम वसा की बात करें तो वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम, जबकि प्रोटीन आपके 4.6 कैलोरी और आपके कार्बोहाइड्रेट 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कि वसा हमारे मुख्यतः क्या काम आती है। एक तो ऊर्जा उत्पादन के लिए, दूसरा हमारे शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखने। जो वसा हमारे शरीर में संग्रहित होती है वो हमारी त्वचा के नीचे एक मोटी परत के रूप में संग्रहित रहती है, जिससे हमारे शरीर का तापमान क्या रहता है, निश्चित बना रहता है। तो इसके दो मुख्य कार्य हैं, एक तो ऊर्जा उत्पादन करना और दूसरा हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करना। यदि हम प्रतिदिन एक सामान्य मानव की आवश्यकता की बात करें तो प्रतिदिन मानव की वसा की आवश्यकता होती है 70 से 75 ग्राम वसा। जो बच्चे और महिलाएं होती हैं उनको 70 ग्राम वसा प्रतिदिन अपने भोजन में आवश्यक होती है, और जो पुरुष हैं उनको थोड़ी ज्यादा वसा की आवश्यकता होती है, जो होती है लगभग 95 ग्राम या 95 ग्राम। बस वसा के बारे में अक्सर हम लोग
ये सोचते हैं कि भोजन में वसा कम होनी चाहिए, वसा नुकसान करती है, लेकिन वसा हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक बुराई है। हमारे शरीर में वसा निश्चित तौर पर आवश्यक होती है और खानी भी चाहिए। अब वसा को यदि हम देखें तो ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सैचुरेटेड वसा या संतृप्त वसा, दूसरा प्रकार होता है अनसैचुरेटेड वसा और तीसरा होता है ट्रांस फैट्स। इन तीनों में से जो सैचुरेटेड वसा है, इसे हम कई बार बैड फैट भी कहते हैं या बुरी वसा भी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर जमने की प्रवृत्ति होती है। जो संतृप्त वसा होती है उनके अंदर जो कार्बन कार्बन श्रृंखला होती है उसके बीच में द्वैबंध नहीं पाए जाते, वो हम उसके सारे जो कार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन से संतृप्त होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं संतृप्त वसा। तो ये वसा हमारे शरीर में यदि अत्यधिक मात्रा में ग्रहण की जाए तो जमने लगती है। मुख्य रूप से इसमें संतृप्त वसा के जो स्रोत हैं जैसे चीज, घी, बटर और कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। नारियल का तेल संतृप्त होता है। अक्सर हम देखते हैं कि तेल जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, असंतृप्त होते हैं। वनस्पति तेल ज्यादातर जो कि सामान्य ताप पर लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में रहते हैं उनको हम तेल कहते हैं। और वो द्रव अवस्था में रहते हैं क्योंकि वो कैसे होते हैं, असंतृप्त होते हैं। उनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, द्वैबंध पाया जाता है। लेकिन केवल आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल, एक प्रश्न हो आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा तेल संतृप्त वसा का उदाहरण है, तो आपका आएगा नारियल का तेल। और आपने देखा होगा कि अक्सर नारियल का तेल जो होता है जमा हुआ रहता है। सर्दी के मौसम में अक्सर कैसा रहेगा, जमा हुआ रहेगा। लेकिन और कोई भी तेल, चाहे सरसों का हो या कोई और किसी भी वनस्पति से प्राप्त तेल हो, वो कैसा होगा, द्रव अवस्था में रहेगा। तो ये जो कोकोनट ऑयल है या नारियल का तेल है, ये कैसा है, संतृप्त वसा का उदाहरण है और ये हमारे लिए बैड फैट के रूप में जाना जाता है। अब करते हैं असंतृप्त वसा की बात। तो असंतृप्त वसाओं में जो वेजिटेबल स्रोत से प्राप्त ऑयल है जैसे कैनोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सब क्या है, ये गुड फैट या अच्छे वसा है। ये हमारे शरीर में जमने की प्रवृत्ति इनकी नहीं होती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये नहीं बढ़ाते हैं। तो ये कैसे होंगे, अच्छे वसा कहलाएंगे। इसमें जो असंतृप्त वसा है, इसमें हम कई बार देखते हैं ओमेगा 3 नाम सुनते हैं। क्या ये भी एक वसा का, असंतृप्त वसा का प्रकार है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 या संतृप्त वसा है, जो आपके शरीर में क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाएंगे, यानी बुरे फैट की मात्रा को घटाएंगे, अच्छे फैट की मात्रा को बढ़ाएंगे। कई बार एलडीएल और एचडीएल शब्द भी सुनने में आते हैं। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपिड्स या लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या लिपिड्स। ये लो डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन्स हैं, ये हमारे शरीर में जमती है। इसलिए ऐसी कोई भी वसा, असंतृप्त वसा जो एलडीएल को कम करती है, वो अच्छी वसा है। और जो एचडी या फिर एचडीएल को क्या करे, ज्यादा करे, तो वो क्या होगी, अच्छी वसा होगी। अब कई बार प्रश्न पूछा है, जैसे आरएस में भी पूछा है उसके बाद, कि ओमेगा 3 का स्रोत है। तो ओमेगा 3 का सबसे अच्छा स्रोत यदि हम देखें तो अलसी, क्या है, अलसी, जिसको हम कहते हैं फ्लैक्स सीड। दूसरा है चिया सीड। तो ये ओमेगा 3 के स्रोत हैं, जैसे अलसी, चिया सीड। इसके अलावा ओमेगा 3 आपके फिश ऑयल जो होंगे, मछली का तेल, उसमें भी मिलेगा। तो ओमेगा 3 के स्रोत के रूप में मछली का तेल हो सकता है, चिया सीड हो सकता है, या फिर आपका फ्लैक्स सीड या अलसी हो सकती है। ओमेगा 3 हमारे शरीर, जो हृदय होता है, उसके लिए अच्छा है, अच्छा फैट है, अच्छा वसा है। अगला जो वसा का प्रकार होता है वो है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट ये हमेशा आप इसको बैड फैट के रूप में ही देखते हैं।
ठीक है। ये ज्यादातर जो हाइड्रोजनीकृत जो तेल होते हैं, जिनको हम वनस्पति घी वगैरह कहते हैं, उनमें मिलता है। इसके अलावा हम जो फास्ट फूड खाते हैं उसमें जो वसा होती है वो ट्रांस फैट्स की श्रेणी में आती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। भोजन का चौथा घटक है जल। जल एक अकार्बनिक पदार्थ है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, यानी इसमें दो परमाणु हाइड्रोजन के, एक परमाणु ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण करता है। हमारे शरीर में जल की मात्रा वही 65 से 75%, और हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी उपापचयी क्रियाएं, सेल में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो सब जलीय माध्यम में होती हैं। इसलिए जल हमारे भोजन का या पोषण का एक महत्वपूर्ण घटक है। कोई भी क्रिया हमारे शरीर में होती है वो जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकती। इसलिए ज्यादातर जो पाचन की क्रियाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, जल की उपस्थिति में होती हैं, जल अपघटन की क्रियाएं कहलाती हैं। तो दूसरी बात, जल क्या करेगा, एक तो हमारे शरीर में क्या करेगा, संरचनात्मक घटक बनाएगा, 65 से 75% होगा। दूसरा, ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। किस प्रक्रिया से, स्वेदन की प्रक्रिया या पसीने आने की विधि से, जो कि बाष्पन द्वारा हमारे शरीर का क्या कर देता है, तापमान को कम करता है। तो ये हमारे शरीर के जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। दूसरी बात, यदि जल हम लोग कम ग्रहण करें, जल हमारा जितना हमें आवश्यक उतना ना पिए, तो हमारे शरीर में एक अवस्था होती है जिसको कहते हैं निर्जलीकरण। तो जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। तीसरी बात, जो जल होता है हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जल के द्वारा ही शरीर से बाहर निकलते हैं। तो जल हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन में सहायता देता है। जो दूषित जल होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कई बार प्रश्न बनता है कि दूषित जल में कमी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, तो क्या होगा, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा दूषित जल में कम होती है। भोजन का यदि हम पांचवें घटक की बात या अवयव की बात करें तो आते हैं विटामिन। और देखा था कि विटामिन क्या है, ये ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक यौगिक हैं, जो कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो इनकी विटामिन की उचित मात्रा हमारे भोजन में होना आवश्यक है, जिससे हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ठीक बनी रहे। तो विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। जो ये विटामिन शब्द है, ये शब्द दिया था फंक नामक वैज्ञानिक ने। इस पर भी लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया, तो आपका जवाब होना चाहिए फंक ने। विटामिन ऊर्जा नहीं देते। एक विटामिन है, ज्यादातर विटामिन जो हमें वनस्पति पदार्थों से लेने होते हैं, यानी आप जो सब्जी खाते हो उन सब से ये विटामिन ज्यादातर हमको मिलती है। लेकिन एक विटामिन है विटामिन डी, जिसका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः हो जाता है। यदि आपको धूप में आप बैठो तो विटामिन डी आपकी त्वचा के नीचे बनने लगता है। तो एकमात्र विटामिन है जो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, स्वतः बनता है जब हम धूप में या प्रकाश सूर्य की किरणों के संपर्क में आते हैं। तो दूसरा एक विटामिन है के, इसका भी संश्लेषण हमारे शरीर में कुछ हद तक होता है। तो विटामिन डी और के हैं जो कि जिसका की संश्लेषण हमारे शरीर में हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन तो हमारा शरीर क्या है, विटामिन डी और के का संश्लेषण कर सकता है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, तो बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यदि विटामिनों का हम वर्गीकरण उनकी जल में घुलनशीलता के आधार पर करते हैं तो हम देखते हैं कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है,
और विटामिन ए, डी, ई के जल में अघुलनशील हैं, जो कि अक्सर किसमें घुलती हैं? वसा में घुलती हैं। या तो इनको कहेंगे कि जल में अघुलनशील विटामिन, या कहेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये विटामिन का वर्गीकरण है। विटामिन, बीटा का मतलब होता है लाइफ और एमिन्स का मतलब होता है नेसेसरी, यानी वो कंपाउंड जो लाइफ के लिए क्या हो, नेसेसरी हो, आवश्यक हो, उनको क्या कहेंगे? विटामिन। पहला वसा में घुलनशील, इसमें विटामिन ए, डी, ई, के। पूछा जाता है अक्सर कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, तो ए, डी, ई, के याद करने के लिए आप एडा, एडेक, एडेक रख सकते हो, ए, डी, ई, के, एडेक है ना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी? एडेक। ए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को कहेंगे टोकोफेरॉल, और विटामिन के को कहेंगे नेफ्थाक्यूनोन। दूसरा ग्रुप जल में घुलनशील विटामिन का है, जिसमें केवल बी और सी आते हैं। विटामिन बी अपने आप में एक बहुत सारे विटामिनों का समूह है, जिसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी विटामिन है, अब तक नॉन है, लगभग 20 विटामिन अब तक नॉन है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को देखेंगे। जैसे B1 है, थियामीन है, विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 है, नियासिन है, विटामिन B6 है, पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B7 है, B9 है, फॉलिक एसिड है, और B12 साइको बेलामिन, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो विटामिन है, यदि इनकी उचित मात्रा में आपूर्ति शरीर में ना हो तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको हम कमी वाले रोग या डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। तो प्रत्येक विटामिन, उसका रासायनिक नाम, उससे होने वाला रोग और उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये हम देखते हैं। तो पहला जो है विटामिन, विटामिन ए। सबसे पहले खोजा गया विटामिन था विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। रतौंधी रोग में जब प्रकाश कम हो या मंद हो तो दिखाई देना बंद हो जाता है। रात में दिखाई नहीं देता ये कहें, लेकिन ये कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि रात में तो मनुष्य को दिखाई देता ही नहीं है, किसी को भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मनुष्य रात्रिचर प्राणी नहीं है। लेकिन इन लोगों को जब प्रकाश थोड़ा कम होगा तो ही दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब विटामिन बी में देखें तो विटामिन बी, इसका नाम होता है थायामीन, और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, जिसमें पेशियां कमजोर हो जाती हैं, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, और तंत्र का तंत्र कमजोर हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी, विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको राइबोफ्लेनोसिस कहते हैं। इसमें त्वचा फटने लगती है, मुंह के किनारे और होठ की त्वचा होती है वो फटने लगती है, और मनुष्य की जो स्मृति है वो उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बी कॉम्प्लेक्स में तीसरी विटामिन आएगी B3, जिसको हम पेंटाथियोनिक एसिड कहते हैं। पेंटाथियोनिक एसिड की कमी से बाल सफेद होने लगते हैं। फिर विटामिन B5 है, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन की कमी से एक रोग होता है पेलिग्रा, और अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो या तो रतौंधी से संबंधित, या वेरी वेरी संबंधित, या पेलिग्रा से संबंधित पूछे जाते हैं। तो B5 जिसका रासायनिक नाम नियासिन है, इससे होता है रोग पेलिग्रा, जिसमें जो जीभ और त्वचा होती है उस पर पपड़ियां बनने लगती है। अगला विटामिन है B7, जिसको बायोटिन विटामिन भी कहते हैं। बायोटिन या रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन। तो इससे बालों का गिरना शुरू हो जाता है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स में वो है B12, जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। इससे एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग के कई कारण हैं, उनमें से विटामिन B12, B6, B9 ये है, इनकी कमी से होता है। लोह तत्व की कमी आदि आपके शरीर में हो तो भी एनीमिया हो सकता है। इसके बाद आता है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है।
और इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको स्कर्वी कहते हैं। और विटामिन सी के स्रोत की बात करें तो विटामिन सी के स्रोत जितने भी खट्टे फल हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। और उनमें भी यदि हम ये कहें कि सबसे रिच सोर्स क्या है विटामिन सी का, तो आंवला। आंवले में विटामिन सी सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में मिलता है। स्कर्वी रोग के लक्षणों को देखें तो मसूड़ों से खून का आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, ये स्कर्वी रोग के लक्षण है। अगला विटामिन डी है जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इससे बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा? रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं, बच्चों में होता है रिकेट्स, और यदि वयस्कों में देखा जाए तो ओस्टियोपोरोसिस, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, बट आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी की कमी से वयस्क या वृद्धों में जो रोग होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस रहेगा, और बच्चों में पूछा जाए तो रिकेट्स होगा, जिसमें पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। रिकेट्स में बच्चों की पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियां होती हैं वो छिद्रित हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। अगला विटामिन है विटामिन के, जिसे फ्लोक्विनोन कहते हैं, जो कि रक्त के थक्का बनाने में काम आता है। यानी जो रक्त का थक्का बनाने वाले कारक है उनमें से एक कारक विटामिन के भी है। यदि विटामिन के की कमी होगी तो हमारे जो रुधिर का थक्का है वो बनने में देरी लगेगी, यानी रक्त का थक्का आसानी से नहीं बनेगा, जिसको हीमोराइजोइक कंडीशन कहते हैं। भोजन का अगला अवयव है खनिज लवण। हमारे शरीर में जो मुख्य रूप से खनिज जरूरी होते हैं उनमें है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि। हम जो ये खनिज पदार्थ हैं इनको अक्सर भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, मृदा से नहीं लेते हैं। जैसे पादप तो इन सबको कहां से प्राप्त करेंगे? मृदा से प्राप्त करेंगे। लेकिन हम लोगों के खनिज लवणों के स्रोत क्या होंगे? जो भी जल हम पीते हैं, एक तो जल होगा खनिज लवणों का, दूसरा हम जो कुछ खाते हैं भोजन के तौर पर, सब्जियां हैं, अनाज है, उन सब में ये लवण मिलेंगे। और शरीर को आयोडीन, लोहा, तांबा, कोबाल्ट आदि तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए कई बार इनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी कहा जाए। खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर में यदि बहुत कम मात्रा में आवश्यक है तो उनको कहेंगे सूक्ष्म मात्रिक तत्व। आयरन की कमी से एक रोग होता है जिसको कहते हैं एनीमिया, यानी खून की कमी वाला रोग। और आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग। घेंगा रोग का तात्पर्य है जब व्यक्ति को भोजन के द्वारा या भोजन में या पानी के द्वारा आयोडीन की कम मात्रा मिलती है तो उसकी जो थायराइड ग्लैंड या आउट ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है? फूल जाती है। तो खासकर जो पहाड़ी लोग होते हैं उनमें, महिलाओं में, उनके गले में सूजन आ जाती है एक तरह से, क्योंकि आयोडीन बाहर से तो मिल नहीं रही है। तो क्या होगा? ग्रंथि बड़ी हो जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा आयोडीन को अवशोषित कर सके। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग या ग्वाइटर डिसीज। हम यहाँ पे फिर दोबारा से देख लेते हैं सोडियम के स्रोत क्या है। ये जो खनिज लवण है उनके स्रोत क्या हैं और उन क्या क्या काम आते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम है, जो हमारे शरीर में क्या करता है? मांसपेशी और तंत्र जो होता है उनमें जो आवेगों का संचरण होता है उसके लिए आवश्यक होता है सोडियम और पोटेशियम। ये दो खनिज लवण हैं जो कि हमारे शरीर में पेशी और तंत्रिकाओं में आवेगों के संचरण के लिए आवश्यक होते हैं। सोडियम का जो स्रोत है, हम सामान्य रूप से जो नमक प्रयोग में लाते हैं वो सोडियम का एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा मछली, मांस और दूध ये सोडियम के अन्य स्रोत हैं। पोटेशियम, ये लगभग सभी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पोटेशियम मिलता है, और ये भी आपके मांसपेशियों के संकुचन, तंत्र का आवेगों के संचरण इसमें महत्वपूर्ण होता है। अगला जो खनिज लवण है या एलिमेंट है वह है कैल्शियम। और कैल्शियम जो है यह आपके दांत और हड्डियों का एक प्रमुख घटक है। यानी आपकी जो दांत है और जो आपकी हड्डियां हैं उनमें कैल्शियम मुख्य रूप से संरचनात्मक भूमिका निभाता है। यदि हम कैल्शियम के भोजन में स्रोत की बात करें तो दूध, अंडा,
हरी सब्जियां, ये कैल्शियम के मुख्य रूप से स्रोत होते हैं। ये जो कैल्शियम है, ये विटामिन डी के साथ मिलकर आपकी हड्डियों के निर्माण में और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद अगला जो तत्व है वो फास्फोरस है। ये भी मुख्य रूप से दूध, हरी सब्जी, बाजरा, रागी, यानी ये जो मोटे अनाज है उनसे, सूखे मेवे हैं उनसे प्राप्त होता है। फास्फोरस भी आपकी जो हड्डियां और दांत हैं उनमें संरचनात्मक घटक के रूप में रहता है, यानी आपके दांत और जो हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाने का काम करता है। लोह तत्व या आयरन, ये आपके प्राप्त होता है यकृत, वृक्क, जो आपके मांसाहारी लोग हैं जो मांस खाते हैं उनके अंदर ये यकृत, वृक्क आदि से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो बाजरा है, रागी है, दही है, सब्जियां हैं, गाजर है, गुड़ है, ये लोह के स्रोत के रूप में काम करते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में लोह तत्व पाया जाता है। जो लोह तत्व है वो आपका जो रुधिर होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी संरचना का भाग है, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोह तत्व या लोह मॉलिक्यूल पाया जाता है। यदि लोह तत्व की कमी होगी तो हमारे शरीर में किसकी कमी होगी? रक्त की कमी होगी। तो स्थिति क्या होगी? रक्त अल्पता या एनीमिया रोग। अगला आयोडीन, इसके स्रोत आपके नमक, समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि आयोडीन का मुख्य रूप से स्रोत है। और जो आयोडीन है ये आपके शरीर में जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसके निर्माण में भूमिका निभाता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन बना होता है आयोडीन का। इसी के साथ ये भोजन और पोषण टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।